हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास जीएस विद संदीप सर में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग भारत के अफवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत के अफवाह तंत्र का वर्गीकरण किए थे। भारत के अफवाह तंत्र का वर्गीकरण हम लोग किस आधार पे किए थे? ओरिजिन बेसिस पे, उद्गम के आधार पे। किस आधार पे? उद्गम के आधार पे। उद्गम मतलब जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो उद्गम के आधार पे हम लोग भारत के अफवाह तंत्र का वर्गीकरण दो भागों में किए थे। पहला हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। तो हिमालय की नदियों के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है कहाँ पर गिरती हैं, अपना जल कहाँ पर ले जाकर गिराती हैं। तो इधर आप लोग देखे होंगे बे ऑफ बंगाल है और इधर क्या है? अरेबियन सी है। तो हम लोग देखे थे कि हिमालय की नदियों को भी हम लोग दो रूपों में बांटे थे। पहला वो नदियां जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं और दूसरा वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। तो अरब सागर की नदी के अंतर्गत हम लोग हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदी किसको देखे थे? सिंधु को देखे थे। इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी में हम लोग कौन कौन सी नदी देखे थे? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों नदियों का भी हम लोग विस्तृत अध्ययन पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर आप लोग वो क्लास नहीं अटेंड किए हैं तो वो जाकर वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा आज हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का अध्ययन करेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को हम लोग भी दो रूपों में बांटेंगे। पहला वो नदियां जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं और दूसरा वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो पहले आप लोग समझ लीजिए, हालांकि मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं कि प्रायद्वीप क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि ऐसा स्थल भाग जो तीन तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो। तो आप लोग देखेंगे, आप यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल और इस साइड क्या है? अरेबियन सी और नीचे क्या है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो भारत का ये जो हिस्सा है तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं पिछले क्लास में। तो प्रायद्वीपीय भारत का जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे यहाँ पर क्या है? वेस्टर्न घाट है। इस साइड आप लोग देखेंगे क्या था? वेस्टर्न घाट है और इस साइड क्या है? ईस्टर्न घाट है। यहाँ पर क्या है? नीलगिरी माउंटेन है। इसके अलावा जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था पिछली क्लास में तो मैं बताया था कि ये प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। और कहाँ पर था? मेडागास्कर के पास था। और जब जाके यूरेशियाई प्लेट से टकराया, जब यूरेशियाई प्लेट से टकराया तो यूरेशियाई प्लेट एक बड़ी प्लेट थी। एक क्या थी? बड़ी प्लेट थी। और इंडियन प्लेट एक छोटी प्लेट थी। तो बड़ी प्लेट के नीचे जाके छोटी प्लेट क्या हो गई? धंस गई। जैसे आप लोग दो बैलों को लड़ते हुए देखेंगे तो दो बैल अगर आपस में आके लड़ते हैं तो उनका सिर क्या होता है? झुक जाता है। जब उनका सिर झुक जाता है तो पूंछ क्या होती है? ऊपर उठ जाती है और फिर नीचे आएगी संतुलन बनाने के लिए। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा जो है यूरेशियाई प्लेट के नीचे जाके धंस गया और फिर क्या हुआ? नीचे आया। जब नीचे आया तो एक करवट लिया। तो करवट लेने के क्रम में इसमें क्या हो गया? जगह जगह फाल्ट पड़ गए, भ्रंश बन गए। इसके अलावा ये जब करवट ले रहा था तो एक बार इसका भाग क्या हुआ? बे ऑफ बंगाल में डूबा और ये वाला भाग क्या हुआ? अरेबियन सी में डूबा। इस करवट लेने के क्रम में हम लोग क्या देखे थे कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका झुकाव किधर है? पूर्व की तरफ क्या है? अधिक है। प्रायद्वीपीय भारत का जो झुकाव है वो पूर्व की तरफ अधिक है। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि भारत की अधिकांश नदियां क्या होती है? पश्चिम से प्रवाहित होते हुए पूर्व में आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। कुछ वैसी ही नदियां जो क्या होती हैं? भ्रंश से प्रवाहित होती हैं, वही क्या होती है? पश्चिम की तरफ आती हैं और अरेबियन सी में गिरती हैं। या वेस्टर्न घाट के इस साइड से जो नदियां निकलने वाली हैं वो अपना जल कहाँ पे ले जाती हैं? अरेबियन सी में ले जाती हैं। नहीं तो भारत की अधिकांश नदियां क्या होती है? पश्चिम से प्रवाहित होती हुई पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अपना जल क्या करती हैं? गिरा देती हैं। इसके अलावा जब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन कर रहे थे तो उसके अंतर्गत हम लोग देखे थे कि वेस्टर्न घाट या यहाँ पे जो प्लेटूज हैं
इनकी ऊंचाई क्या है, घटते क्रम में है। वेस्टर्न घाट अधिक ऊंचा है, इसकी एवरेज हाइट अधिक थी। उसके बाद तो वेस्टर्न घाट के तुलना में क्या है, पूर्वी घाट जो है, ईस्टर्न घाट कम ऊंचा है। तो इसका जो नेचुरल ढाल है वो पूरब की तरफ क्या है, अधिक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी अधिकांश नदियां अपना जल कहाँ पर ले जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं और कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को हम लोग दो रूपों में देखेंगे। एक वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और दूसरी वो नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है प्रायद्वीपीय पठार की? पहली रेखा नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा। पहली नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी है। दूसरी नदी कौन सी है? वैतरणी। दूसरी वैतरणी। तीसरी ब्राह्मणी। तीसरी नदी कौन सी है? ब्राह्मणी। चौथी महानदी। पांचवी गोदावरी। छठी कृष्णा। सातवीं पेन्नार। आठवीं कावेरी। नौवीं वैगई। 10वीं ताम्रपर्णी। अगर आप लोग प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र देखेंगे तो ये हम लोगों का क्या है, पेनिनसुला इंडिया है। और इस पेनिनसुला इंडिया में हम लोग किन नदियों को देख रहे हैं? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देख रहे हैं। किन नदियों को देख रहे हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देख रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी नदियां, थोड़ा मैप में भी देख लीजिए आप लोग। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक नदी है। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा। ये कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी है। उसके नीचे आप लोग आएंगे तो उसके नीचे कौन सी नदी है? वैतरणी। कौन सी है? वैतरणी। उड़ीसा की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। वैतरणी के नीचे हम लोग कौन सी नदी देखते हैं? ब्राह्मणी। वैतरणी के नीचे आप लोग आएंगे तो कौन सी नदी है? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी के नीचे आएंगे आप लोग तो यहाँ पे कौन सी नदी है? महानदी। महानदी। महानदी के नीचे आएंगे आप लोग तो महानदी के नीचे कौन सी नदी है? गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी के नीचे कृष्णा। गोदावरी के नीचे कौन सी नदी है? कृष्णा। कृष्णा के नीचे पेन्नार। पेन्नार। पेन्नार के नीचे कावेरी। कावेरी। कावेरी के दक्षिण में कौन सी नदी है? वैगाई या वैगई। वैगई के नीचे कौन सी है? ताम्रपर्णी। ये सब नदियां कहां पर अपना जल ले जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में ले जाती हैं। इनका देखिए नॉर्थ टू साउथ क्रम है। इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर मैं क्रम से ही लिखा हूँ, इस क्रम को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नॉर्थ टू साउथ कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसमें से कोई 4 नदी दे देगा, बोल देगा उत्तर से दक्षिण सजाइए। तो अगर क्रम से याद किए रहेंगे या क्रम से मैप में देखे रहेंगे, क्रम से पढ़े रहेंगे तो चीजें क्रम से ही दिमाग में क्या होंगी? बैठी रहेंगी।
तो अगर आप लोग इसमें भी ध्यान से देखेंगे तो देखिए स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ये कहाँ की नदियां हैं? लगभग मुख्य रूप से उड़ीसा की नदियां हैं। गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, ये सब देखेंगे आप लोग तो उड़ीसा के नीचे क्या, मैं आप लोगों को जब कोस्टल एरिया पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया था कि कौन कौन से राज्य हैं जो कोस्टल हैं, जिनकी सीमा समुद्र से लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताया था? उड़ीसा है, उड़ीसा के नीचे क्या है? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के नीचे क्या है? तमिलनाडु है। तो मुख्य रूप से यहीं पर ये नदियां प्रवाहित होंगी। तो हम लोग देखते हैं कि जो गोदावरी, कृष्णा, ये नदियां हैं कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और इधर कर्नाटक, तमिलनाडु, इन्हीं सब एरिया में नदियां क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। तो इन एक एक नदियों को हम लोग क्या करेंगे? विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही 10 नदियां हैं जिनसे अभी तक एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। इनसे अधिक नदियों से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो आप लोग इन्हीं को बढ़िया से अच्छे से पढ़ लेंगे, इतना ही काफी है। बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। उसी चीज को टारगेट करिए जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फालतू चीजें पढ़ने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग किस नदी को देखेंगे? स्वर्णरेखा नदी को देखेंगे। इस मैप को आप लोग बना लीजिएगा। एक एक नदी का भी हम लोग मैप ड्रा करके ही पढ़ेंगे। इसके अलावा इस मैप को दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक क्रम जरूर याद रखिएगा आप लोग, या इनका कोई कोड बना लीजिएगा। उस कोड से भी आप लोग क्या कर सकते हैं? इनको याद कर सकते हैं। देखिए वैसे अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग में बैठाइए तो स्वर्ण मतलब क्या हो गया? सोना। सोना। बैतरणी मतलब आप लोग जानते होंगे, हम लोगों के यहाँ कहावत है कि बैतरणी को क्या करना है? पार करना है। मतलब भवसागर को क्या करना है? पार करना है। तो सोना और बैतरणी और ब्राह्मण, हम लोगों को भवसागर से कौन पार करवाता है? तो ब्राह्मण। तो हम लोगों के पास सोना रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बैतरणी पार कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं? ब्राह्मण के माध्यम से। तो ब्राह्मणी नदी हो जाएगी। अब ब्राह्मण बिना सोना लिए तो बैतरणी पार करवाएगा नहीं। उसके बाद जब हम लोग बैतरणी पार कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे? महान हो जाएंगे। तो इस तरह क्रम से जोड़कर चीजों को याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा इनको भी इसी क्रम में याद कर लीजिएगा। अब हम लोग एक एक नदी को आइए देखते हैं। तो पहला हम लोग किसको देखते हैं? स्वर्णरेखा नदी को। तो पहला हम लोग किसको देखते हैं? स्वर्णरेखा नदी को देखते हैं। तो ये हम लोगों की क्या होगी? स्वर्णरेखा नदी होगी। इसका कोई ना कोई क्या होगा? ओरिजिन होगा, उद्गम होगा, और कोई ना कोई क्या होगा? मुहाना होगा। मुहाना उसे बोलते हैं जहाँ पर नदी जाकर क्या होती है? गिरती है। और जहाँ से नदी निकलती है उसको क्या बोलती है? उद्गम बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो स्वर्णरेखा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर प्लेटू से होता है। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार में एक प्लेस है। कौन सा प्लेस है? रानी चुवा। रानी चुवा नामक स्थान से क्या करती है? ये स्वर्णरेखा नदी निकलती है और अपना जल लेकर कहाँ पर प्रवेश करती है? उड़ीसा में प्रवेश करती है। और यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर क्या करती है? गिरा देती है। हम लोग देखते हैं एक प्रमुख शहर जमशेदपुर। कौन सा? जमशेदपुर इसी नदी के तट पर है। कौन सा शहर है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जमशेदपुर। तो हम लोग देखे स्वर्णरेखा नदी क्या की? छोटा नागपुर पठार से निकली और कहाँ पर अपना जल गिराई? बंगाल की खाड़ी में। इस नदी पर प्रमुख कौन सा शहर स्थित है? जमशेदपुर। इसके अलावा इस नदी के रेत से क्या निकाला जाता है? सोना निकाला जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इस नदी के रेत पूछ देगा एग्जाम में, किस नदी के रेत से सोना निकाला जाता है? नाम भी है स्वर्णरेखा नदी। तो इसी के जल रेत से क्या निकाला जाता है? सोना निकाला जाता है। इसके अलावा इससे एक चीज और पूछा जाता है एग्जाम में, एक हुंडरू वाटरफॉल है, जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है इसी नदी पर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। इससे अधिक स्वर्णरेखा नदी से एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अब हम लोग दूसरी नदी को देख लेते हैं। दूसरी प्रमुख कौन सी नदी है?
वैतरणी, दूसरी प्रमुख नदी कौन सी है? वैतरणी। तो वैतरणी नदी को हम लोग देखते हैं कि वैतरणी नदी कहाँ से निकलती है? क्योंझर पठार। कहाँ से निकलती है? ऐसे निकलेगी। तो एक कौन सा? क्योंझर, उड़ीसा में है। क्योंझर पठार से निकलती है। कहाँ से? क्योंझर पठार से। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है। तो क्योंझर पठार से निकलती है और अपना जल कहाँ पर ले जाती है? बे ऑफ बंगाल में ले जाती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इस नदी के तट पर क्या है? धामरा, बालेश्वर। यहाँ पर क्या है? धामरा, बालेश्वर के बाद ये क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? गिर जाती है। इसके अलावा इस नदी से और जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ये क्या है? उड़ीसा की सबसे पवित्र नदी है। उड़ीसा की क्या है? सबसे पवित्र नदी है। उड़ीसा की पवित्र नदी है। इसके अलावा पवित्र नदी है तो इसे उड़ीसा की क्या बोला जाता है? गंगा। एग्जाम में पूछ देगा उड़ीसा की गंगा किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा की गंगा किसे कहा जाता है? वैतरणी को कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरी प्रमुख नदी। तीसरा प्रमुख नदी कौन सी है? ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी भी कहाँ से निकलती है? ये भी कहाँ से? इसका ओरिजिन है छोटा नागपुर प्लेटू ही है। छोटा नागपुर पठार से ही ये भी नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है और अपना जल कहाँ पे ले जाएगी? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ले जाएगी। और इस नदी के तट पर एक महत्वपूर्ण शहर स्थित है। कौन सा? राउरकेला। राउरकेला एग्जाम में पूछ देगा किस नदी के तट पर है? तो राउरकेला किस नदी के तट पर है? ब्राह्मणी नदी के तट पर है। इसके अलावा देखिए, जो ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है वो दो नदियों के संगम से होता है। एक कोयल और दूसरी सांख या शाक्य। तो इसको दक्षिणी कोयल बोलते हैं, साउथ कोयल। दक्षिणी कोयल नदी और सांख नदी। सांख नदी, ये दोनों की जलधाराएं जब मिलती हैं तो यहाँ से किस नदी का निर्माण होता है? ब्राह्मणी का निर्माण होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राह्मणी नदी किन दो जलधाराओं के मिलने से बनती है? तो सांख और दक्षिणी कोयल की जलधारा संयुक्त रूप से जब मिलती हैं तो उसी को किस नाम से जाना जाता है? ब्राह्मणी के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। कहाँ पर अपना जल ले जाती है? बे ऑफ बंगाल में ले जाती है। इसके तट पर प्रमुख कौन सा शहर स्थित है? राउरकेला। जमशेदपुर किस नदी के तट पर था? अभी बताया हूं, स्वर्ण रेखा नदी। याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चौथी नदी है, कौन सी? महानदी के बारे में। चौथी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? महानदी। आइए पहले हम लोग इसके मैप को देख लेते हैं कैसे प्रवाहित होती है। तो महानदी को आप लोग देखेंगे इस तरह जाती है और इस तरह यू टर्न लेती है, फिर यू टर्न लेती है और बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? जाकर डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो महानदी है ये कहाँ से निकलती है? सिहावा से निकलती है। कहाँ से? सिहावा से। सिहावा ये कहाँ पर है? सिहावा रायपुर के पास है। कहाँ पर? रायपुर जिले में है। सिहावा कहाँ पर है? रायपुर जिले में है। अब ये नहीं बताने की जरूरत है कि रायपुर कहाँ पे है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, इतना तो आप लोग तेज है ही। तो हम लोग देखते हैं कि सिहावा रायपुर से निकलती है जब ये महानदी, तो कुछ दूर जाने के बाद इसमें एक और जलधारा आकर मिलती है। यहाँ पर ऐसे ये जो जलधारा आकर मिलती है ये कौन सी जलधारा है? शिवनाथ। शिवनाथ ये कौन सी जलधारा है? शिवनाथ। और जैसे कुछ दूर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो नीचे से एक नदी और आकर मिलती है। वो कौन सी नदी है? जोंक। कौन सी नदी है? जोंक। देखिए इसकी सहायक नदियां है जो ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि बाएं और दाएं, राइट और लेफ्ट का अनुमान कैसे लगाया जाता है। देखिए यहाँ से सिंहावा पहाड़ी से ये निकली है और इस तरफ चलना शुरू की है।
जब इस तरफ चलना शुरू की है तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये बायां और ये दायां। तो हम लोग देखते हैं कि सिहावा से निकलने के बाद इसके लेफ्ट साइड से एक नदी आकर मिल रही है, उसका नाम क्या है, शिवनाथ। और शिवनाथ से थोड़ा दूर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक नदी राइट साइड से आकर मिलती है, उस नदी का क्या नाम है, जोंक नाम है। उसके बाद जब कुछ दूर और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक नदी और आकर मिलती है, वो कौन सी नदी है, हसदेव। कौन सी नदी मिलती है, हसदेव नदी मिलती है। हसदेव से हम लोग कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं तो एक नदी और आकर मिलती है, वो कौन सी नदी है, मंड। कौन सी नदी, मंड नदी। मंड नदी आकर मिलती है। और मंड नदी से कुछ दूर और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक नदी और आकर मिलती है, कौन सी, ईब। ईब नदी आकर इससे मिलती है। ईब से और हम लोग जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक नदी आकर और मिलती है, कौन सी नदी है, ओंग। ओंग नदी है। ओंग के बाद और नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पर एक नदी और आकर मिलती है, तेल। तेल के बाद क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो यहीं पर किसका भी निर्माण किया गया है, NW5, जो हम लोगों का राष्ट्रीय जल मार्ग 5 है। ये महानदी से होकर ही क्या किया गया है, गुजारा गया है, महानदी। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्राह्मणी। इन दो नदियों में ही क्या किया गया है, NW5 का विकास किया गया। उसके बाद जैसे हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो ये क्या करती है, पारादीप के पास आती है, और पारादीप के पास आकर क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में गिर के। तो हम लोग अभी तक क्या देखे कि इसका जो ओरिजिन है कहाँ से है, सिहावा से है। कहाँ पर गिरती है, पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टे का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियों में हम लोग कौन कौन सा देखें, इसकी जो बाईं तरफ की सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ये जो इसकी क्या है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसमें हम लोग किसको किसको देखें, शिवनाथ को देखें। शिवनाथ के अलावा हसदेव को देखें। हसदेव के अलावा मंड को देखें। मंड के अलावा ईब को देखें। ये क्या है, इसकी बाएं साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं। और दाईं साइड की ट्रिब्यूटरीज हम लोग कौन कौन सी देखे हैं, तो दाईं साइड की ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले हम लोग किसको देखें, जोंक को देखें। जोंक के बाद किसको देखें, ओंग को देखें। ओंग के बाद किसको, तेल को। देखिए अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसमें से भी खासकर आप लोग तेल को, शिवनाथ को, हसदेव को, मंड को, इन सबको याद रखिएगा, ये अक्सर पूछी जाती है। अभी तक तो एग्जाम में यही पूछी जाती है कि निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है। अब हो सकता है एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बढ़े तो लेफ्ट और राइट करके भी पूछ दे, या अरेंज करने के लिए ही दे दे कि कौन सी नदियां इस क्रम में हैं, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इनको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ से निकलती है। अभी मैं बताया सिहावा रायपुर से, तो कहाँ से निकली, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद ये नदी कहाँ पर, किस राज्य में प्रवेश करेगी, उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद किस राज्य में जाएगी, किसी राज्य में नहीं जाएगी, कहाँ पर जाएगी, बे ऑफ बंगाल में जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो प्रवाह है, ये नदी है मुख्य नदी, ये इसका क्या कहा जाएगा, प्रवाह कहा जाएगा। और अगर इन ट्रिब्यूटरीज को भी मिला दिया जाए तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपवाह क्षेत्र हो जाएगा। तो इसके अपवाह बेसिन में कौन कौन से राज्य आते हैं, अपवाह बेसिन इसका किन किन राज्यों में है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो अपवाह बेसिन है वो कहाँ कहाँ पर है, एमपी में है। एमपी के अलावा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, झारखंड के अलावा उड़ीसा।
तो देखिए, अगर प्रवाह पूछा जाएगा तो प्रवाह 2 ही राज्यों में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। और अपवाह बेसिन पूछ दे कि महानदी का अपवाह बेसिन कितने राज्यों में है, तो एमपी 1, छत्तीसगढ़ 2, झारखंड 3, उड़ीसा 4 राज्यों में है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इस पर कुछ प्रमुख बांध बनाए गए हैं, तो डैम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए उन डैम को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे आप लोग 3 महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं। पहला कौन सा है, नाराज हो गया है। दूसरा कौन सा है, टीकरपारा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, सब लोग जानते होंगे, हीराकुंड। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण डैम इस पर बनाए गए हैं, और ये तीनों डैम कहाँ पर हैं, उड़ीसा में हैं। इसको चाहे तो इस तरह भी याद रख सकते हैं आप लोग। हीरा क्या होता है, अगर धातुओं में देखेंगे तो सबसे कीमती और सबसे मूल्यवान माना जाता है। तो धातुओं में सबसे महान कौन है, हीरा। तो हीराकुंड किस नदी पर है, महानदी पर। इस तरह इसको चाहे तो आप लोग जोड़कर याद कर सकते हैं। हीराकुंड बांध जो है ये भारत का क्या है, सबसे लंबा बांध है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध क्या है, हीराकुंड बांध है। इसका जो प्रस्ताव पेश किए थे वो कौन किए थे, विश्वेश्वरैया किए थे। विश्वेश्वरैया जी द्वारा इसका जो प्रस्ताव है 1934 में पेश किया गया था। इसका जो शिलान्यास है, इसका शिलान्यास कौन किए थे, इनॉग्रेशन। इसका शिलान्यास जो है एक अंग्रेज थे, लॉर्ड लुईस। कौन किए थे, लॉर्ड लुईस इसका शिलान्यास किए थे। और ये जो पूर्ण कब हुआ, ये बांध बनकर तैयार कब हुआ, 1957 में बनकर तैयार हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है, आप लोग जानते होंगे कि कोई भी डैम बनाए गए हैं तो उसके मुख्य रूप से 2 उद्देश्य होते हैं। पहला क्या है, बाढ़ की रोकथाम करने के लिए, और दूसरा जल विद्युत का प्रोडक्शन करने के लिए। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो ये जो महानदी है इसके तट पर कुछ महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। तो इसके तट पर जो महत्वपूर्ण शहर हैं, 2 महत्वपूर्ण शहर हैं, कौन कौन से हैं, कटक और पुरी। पुरी आप लोग जानते होंगे जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कटक भी काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा और क्या देखेंगे आप लोग, यहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो महानदी के तट पर 2 महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं, कौन कौन से, कटक और पुरी। इनको भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी किस नदी के बारे में थी, महानदी के बारे में। आइए एक बार मैं तेजी से रिवीजन। तो हम लोग क्या देखें कि महानदी जो है सिहावा रायपुर से निकली और पारादीप उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो बाएं साइड की ट्रिब्यूटरीज है कौन कौन सी है, शिवनाथ, हसदेव, मंड और ईद। दाएं साइड की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, ओंग, जोंक और तेल। 2 महत्वपूर्ण शहर इसके तट पर है, कटक और पुरी। 3 महत्वपूर्ण डैम बनाए गए हैं, नाराज, टीकरपारा और हीराकुंड। इतनी जानकारी याद रखिएगा आप लोग, महानदी से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।